गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो देखो हमने लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे ह्यूमन सिस्टम के बारे में, और उसमें भी हमें कौन से सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, एस्केलेटरी सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डायग्राम बनाया था एस्केलेटरी सिस्टम का, उसके पार्ट्स के नाम लिखे थे। अब उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। यानी आपको बताया था कि जो ह्यूमन एस्केलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन एस्केलेटरी सिस्टम, ह्यूमन एस्केलेटरी सिस्टम। तो देखो हमने इसका जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने हमने 4 इसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम लिखे थे। जैसे पहला तो था किडनी, दूसरा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, थर्ड वन यूरेटर, एंड फोर्थ था यूरेथ्रा। ये जो 4 पार्ट्स हैं इसके ह्यूमन एस्केलेटरी सिस्टम के, किडनी, इसमें 2 किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और यूरेथ्रा। तो हम पहला पढ़ेंगे किडनी। किडनी देखो, किडनी संख्या में कितनी होती है, इसी नंबर कितने होते हैं, 2 होती है। संख्या में कितनी है, 2। किडनी के ऊपर आपको बता दें कि एड्रिनल ग्लैंड है, वो भी इसके ऊपर ही सिचुएटेड होती है। एड्रिनल ग्लैंड है वो इसके ऊपर होती है। जैसे इस प्रकार हमने किडनी बनाया, ठीक है, इस प्रकार दोनों तरफ होता है लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो देखो जो एस्केलेटरी सिस्टम है उसका जो मेनली जो पार्ट है, यानी जो मेनली पार्ट है फिल्ट्रेशन का, वो काम कौन करता है, वो किडनी करती है, ठीक है। तो इट इज ए मेन एस्केलेटरी ऑर्गन, तो इट इज ए मैन एस्केलेटरी, इट इज ए मैन एस्केलेटरी ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। यानी किडनी वो मैन एस्केलेटरी सिस्टम ऑर्गन इसका, ऐसे ह्यूमन एस्केलेटरी सिस्टम का। तो किडनी देखो इट हैज 75 एंड 80% लिक्विड वेस्टेज। लिक्विड जो वेस्ट है उसको एस्केलेट करने का काम कौन करती है, किडनी करती है। अब जो किडनी के अंदर भी फिर इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। किडनी के इसके जो अंदर होते हैं 2 पार्ट्स, आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, जबकि अंदर वाला भाग होता है मेडुला होता है। यानी इस प्रकार इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर सी होती है इस प्रकार। तो इसका ये जो पार्ट होता है, ये तो होता है आउटर जो पार्ट होता है वो होता है इसका कॉर्टेक्स। तो इसका जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, और इसका जो अंदर वाला जो भाग होता है, इनर पार्ट होता है, ये होता है मेडुला। इनर जो पार्ट होता है वो होता है मेडुला, इनर पार्ट होता है मेडुला, ठीक है। तो किडनी के अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं। उसके आउटर जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, एंड जो इनर पार्ट होता है वो होता है मेडुला। अब देखो किडनी है, दीज आर डार्क ब्राउन कलर एंड बीन शेप, यानी इसका रंग कैसा होता है, डार्क ब्राउन होता है, और इसकी जो शेप होती है वो बीन शेप होती है, यानी सेम के आकार की होती है। तो इट इज कलर है, इट इज ब्राउन शेप, ब्राउन कलर एंड बीन शेप, एंड बीन शेप होती है, यानी डार्क ब्राउन कलर और बीन शेप, यानी हल्के गहरे भूरे रंग की होती है और सेम के बीच के आकार की होती है किडनी। अब इसके अंदर देखो किडनी के अंदर ये जो धसी हुई जो स्ट्रक्चर है, यानी पूरा जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार धसी हुई जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हाइलम, इसको बोलते हैं हाइलम। इसके हाइलम के द्वारा ही जो अपनी रिनल वेन एंड जो रिनल आर्टरीज है वो इसके अंदर एंटर करती है, यानी इसके अंदर इस हाइलम के द्वारा ही रिनल वेन एंड रिनल आर्टरी है, वो इस हाइलम के जरिए ही
इसके अंदर एंटर करती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये जो इसके अंदर देखो जो ये आयन है, इसकी तेरी रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी और उसके अंदर एंटर करती है। अब देखो इसमें किडनी पासिंग थ्रू द इलियम इन इनर पार्ट ऑफ इलियम ट्यूनल शेप्ड। अब इस किडनी के अंदर देखो बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, तो उन्हें यूनिट्स का बोलते हैं नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन देखो यानी तो नेफ्रॉन क्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं, काफी में होती हैं किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट होती हैं किडनी की। तो नेफ्रॉन क्या होता है, इट इज ए फंक्शनल यूनिट, इट इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, इट इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। यानी नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन क्या है, कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। यानी बहुत सारी इसके अंदर नेफ्रॉन सब इकाइयां मिलती हैं इसके अंदर, जो कि क्या काम करती हैं, फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। ठीक है, यूरिन जो फॉर्मेशन है उसमें ब्लड फिल्ट्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन का काम कौन करती है, इसलिए नेफ्रॉन्स करती है। तो ये तो था किडनी के बारे में। अब देखो नेफ्रॉन्स की फिर क्या है, आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो कॉमन कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब। ठीक है, इसके देखो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स। तो देखो ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स। इसके भी कितने पार्ट्स हैं, टू। कौन कौन से हैं, एक तो कॉमन कैप्सूल और एक है रीनल ट्यूब। कॉमन कैप्सूल और दूसरा है रीनल ट्यूब। रीनल ट्यूब, ठीक है। रीनल ट्यूब, तो ये इसके दो भाग हैं नेफ्रॉन्स के भी। तो देखो कॉमन जो कैप्सूल होता है, यानी जिसको हम कॉमन संपुट के नाम से बोलते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है, यानी कपनुमा स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार। ठीक है, यानी इस प्रकार ये कपनुमा स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो ये है कॉमन कैप्सूल। आगे पढ़ेंगे हम यूरिन फॉर्मेशन में इसके बारे में। तो ये है कॉमन कैप्सूल। तो देखो इट इज ए कप शेप्ड, इट इज फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यानी इट इज ए। तो देखो कॉमन कैप्सूल क्या होता है, इट इज कप शेप्ड, यानी क्या करती है, कैसे होती है, कप समान होती है, कप जैसी होती है। और ये कहां पे स्थित होता है, इट इज ए अपर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, अपर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, अपर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, यानी नेफ्रॉन के ऊपर वाले भाग पर है सी, यानी कप शेप्ड होती है। ठीक है, कॉमन कैप्सूल कंटेन ए बंच ऑफ ब्रांच। तो कॉमन कैप्सूल क्या होता है, इसमें जो सेल्स जो आर्टरी जो होते हैं उनका गुच्छा होता है इसके अंदर। ठीक है, बंच होता है, गुच्छों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस, यानी जो बंच होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस हम उसको बोलते हैं। तो देखो these branches are called glomerulus, one end of glomerulus which bring impure blood, यानी इसके जो टू आर्टरी से जुड़ती हैं, तो एक तो क्या करती हैं, जो impure blood होता है उसको लेकर जाती है ग्लोमेरुलस में, एक तो लेकर जाएगी impure blood को, और जो वेन है वो लेकर जाएगी प्योर ब्लड को। ठीक है, अब देखो दूसरा है रीनल ट्यूब। तो दूसरा है रीनल ट्यूब। रीनल ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी नली जैसी स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार में।
ये बोमन कैप्सूल बनाया था ना हमने, बोमन संकुल, इस प्रकार इसमें जुड़ी रहती है, इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार स्ट्रक्चर होती है इसकी, थोड़ी फिर नीचे से और बदली हो जाएगी। इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है और ये आगे जाकर किसमें जुड़ जाएगी, कंडक्टिंग जो डक्ट होती है उसमें आगे जुड़ जाएगी, यानी स्टोरेज जो जहाँ पर यूरिन का स्टोरेज होता है, ठीक है। इस प्रकार तो ये क्या है, रीनल ट्यूब, तो ये क्या है, रीनल ट्यूब, ठीक है। रीनल ट्यूब के भी देखो फिर दो पार्ट्स हैं, इसका ये जो पार्ट होता है इसके बोमन कैप्सूल जो है, बोमन कैप्सूल जो है उसके जो पास वाला है उसको तो हम बोलते हैं बीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कंडक्ट ट्यूब, ठीक है। और ये होता है डीसीटी, ठीक है, ये होता है डीसीटी, दैट डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टेड ट्यूब। और इसका ये जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, ये क्या होता है, हेनले का ट्यूब, इसको बोलते हैं हम हेनले ट्यूब, हेनले ट्यूब। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, हेनले ट्यूब। तो इसमें देखो रीनल, ये है रीनल ट्यूब है जो कॉमन के कैप्सूल से अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है। इसके जो पास वाला जो हिस्सा होता है उसको तो बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब। फिर एक मोड़ी हुई जो स्ट्रक्चर होती है यू रूप में, यू स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं हेनले का ट्यूब, क्योंकि सबसे पहले हेनले ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको हम बोलते हैं हेनले का ट्यूब। अब यहाँ से फिर आगे जाकर दोबारा से थोड़ी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं जो कॉमन सेंटर से दूर वाली जो स्थिति है उसको हम बोलते हैं डीसीटी, ठीक है, यानी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब। तो ये था नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पूरी हुई, और ये क्या है, रीनल ट्यूब, ठीक है। अब देखो ये तो था किडनी के बारे में, अब दूसरा है यूरिनरी ब्लैडर। ये देखो यूरिनरी ब्लैडर, दूसरा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर आपको पता है कि जो जहां पर यूरिन जाकर इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी थैलेनोमा स्ट्रक्चर होती है, यानी सेक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज सेक लाइक स्ट्रक्चर, यानी डायग्राम स्ट्रक्चर होती है, थैलेनोमा स्ट्रक्चर होती है इसकी। हमने जैसे जो एस्पिरेटरी सिस्टम था ना उसके नीचे बनाया था इस प्रकार एक स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, ठीक है, इस प्रकार एक स्ट्रक्चर बनाई थी, तो वो थी यूरिनरी ब्लैडर। फिर ये सेक लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्या काम करती है, यूरिन को स्टोर करने का काम करती है, यानी स्टोर ऑफ यूरिन, यानी यूरिन को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक एडल्ट जो वुमेन बीइंग है उसमें लगभग 400 to 600 ml यूरिन है वो स्टोर हो जाता है, तो इसमें 400 and 600 ml यूरिन स्टोर, ठीक है, यानी एक अडल्ट वुमेन, ठीक है, एक वुमेन जो है वो 400 से 600 ml यूरिन है वो स्टोर इसे यूरिनरी ब्लैडर में कर सकता है, ठीक है। अब देखो आगे, द यूरिन डिसेंड डाउन फ्रॉम द किडनी, यानी जो यूरिन है वो ऊपर से नीचे आएगा इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। द ब्लैडर थ्रू यूरेटर्स, और वो किसके जरिए आएगा, यूरेटर्स के जरिए, यानी जो यूरिनरी जो ट्यूब है उनके जरिए यूरिन है वो सीधा किसमें चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वन है यूरेटर। यूरेटर आपको पता है इस प्रकार हमने जो ये हमने क्या बनाई थी, यूरेटर, यूरेटर, तो ये क्या थी, यूरेटर, ठीक है, यानी यहाँ से जो यूरिन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो
किडनियों के जरिए किसमें यूरेटर से होते हुए नीचे किसमें चले जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में चले जाएगा। ठीक है, तो ये था यूरेटर। अब देखो यूरेटर दैट आर पेयर ऑफ ट्यूब्स, यानी दे आर पेयर ऑफ ट्यूब्स, पेयर ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, यानी दो तीन, एक जैसे कि इधर बनाओगे तो उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार आएगी। तो दे आर पेयर ऑफ ट्यूब्स, यानी ये कि दोनों में रहते हैं। ये एक नली का जैसे स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, आगे जाकर इसमें खुलती है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर खुल जाती है। तो जो यूरिन है वो किडनी से होते हुए यूरेटर से होते हुए फिर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। तो these tubes are made up of smooth muscles and have size of 25 and 30 centimeters। तो ये क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती हैं और कितने सेंटीमीटर की होते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर की होती हैं। तो 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, यानी 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती हैं। These tubes are made up of smooth muscles। तो these tubes are made up of smooth muscles। ठीक है, यानी ये किडनी मांसपेशियों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया यूरेटर। अब एस्पिरेटरी सिस्टम का फोर्थ पॉइंट कौन सा है, यूरेथ्रा। ठीक है, यानी जहाँ से अब यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो उसको हम बोलेंगे यूरेथ्रा। ठीक है, अब जैसे यूरिन है वो किडनी से होते हुए यूरेटर के जरिए होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आ गया। अब यूरिनरी ब्लैडर से आगे किसमें चला जाएगा, यूरेथ्रा में चला जाएगा। यूरेथ्रा से फिर हम उसको एस्पिरेट कर देते हैं, बॉडी से एस्पिरेट कर देते हैं यूरिन को। ठीक है, तो फोर्थ है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा देखो, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कैरी द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। तो इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी एक नली जैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एंड कैरी आउट एंड कैरी यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यानी यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रक्चर एंड कैरी यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। लेंथ ऑफ मेल इन मेल से कनेक्टेड टू द पेनिस, यानी इसका जो कनेक्ट होती है जो यूरेथ्रा है वो, तो मेल में तो एक किससे कनेक्ट होती है, पेनिस से, जबकि फीमेल में एक किससे कनेक्ट होती है, वेजाइना से। ठीक है, तो वुमेन के अंदर, मेल के अंदर जो यूरेथ्रा है उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी लंबी होती है कि वो पेनिस से जुड़ी रहती है, और जबकि जो फीमेल है उसके अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर वो थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, अब उस यूरेथ्रा के जरिए जो भी यूरिन बना था अपनी किडनी के अंदर वो फिल्ट्रेट होकर यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए हम उसको यूरेथ्रा के जरिए शरीर से एस्पिरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वुमेन एस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अगला देखो अभी ब्लड के बारे में। अगर एक यूरिन फॉर्मेशन और देखते हैं, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन यानी यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, इसका निर्माण होता है, वो किस प्रकार होता है वो देखो। इसमें आपको जो नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर बनाया था, हमने नेफ्रॉन का जो डायग्राम बनाया था, तो उसके जरिए हम इसको समझेंगे। जैसे हमने इस प्रकार बनाया था, इस प्रकार हमने नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया था।
ठीक है, ये इसमें कुछ गुच्छे होते हैं इस प्रकार। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन। तो इस प्रकार हमने नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर बनाई थी, तो उसमें देखो यूरिन जो फॉर्मेशन है वो मेनली 3 भागों में डिवाइड होता है, यानी द यूरिन फॉर्मेशन अकर इन 3 स्टेप्स। तो यूरिन फॉर्मेशन मेनली 3 स्टेप्स, यानी 3 स्टेप्स में पूरा होता है यूरिन फॉर्मेशन। तो 3 स्टेप्स कौन कौन सी हैं? एक तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्वेशन एंड सेक्रेटर, ठीक है, सेक्रेशन। तो ये कौन कौन से हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्वेशन, और थर्ड कौन सा है? सेक्रेशन, ठीक है। यानी यूरिन जो फॉर्मेशन है मेरे 3 स्टेप्स हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन और सेक्रेशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, तो दिस ऑर्गन्स works in different parts of kidney. The blood is brought by renal artery, यानी जो ब्लड आता है renal artery के जरिए इसके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर वो इम्प्योर जो ब्लड आता है। अब उसके अंदर देखो ब्लड के साथ साथ में एमिनो एसिड है, यूरिया है, एमिनो एसिड है, साल्ट है, ठीक है, ग्लूकोज है, तो वो इसके अंदर आते हैं साथ साथ में, ठीक है, renal artery के जरिए इस ग्लोमेरुलस में आ जाते हैं। क्या क्या आते हैं इसके अंदर? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, साल्ट, यानी ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, साल्ट सब वो इस ब्लड के साथ में इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब वहां से इसके अंदर आ जाते हैं तो वहां पर इनका फिल्ट्रेशन होगा। तो देखो द ब्लड इज मिक्स्ड विद वेस्ट मटेरियल्स, और ब्लड के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल्स है वो भी इसके साथ में घुलकर आएंगे, क्योंकि ब्लड में तो वेस्ट मटेरियल्स घुले हुए होते हैं, वो भी घुलकर इसके साथ में आएंगे। अब उसमें से देखो क्या होता है, जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, साल्ट वगैरह है, उसका दोबारा से रीऑब्जर्वेशन हो जाता है। यानी ये जो हमने पीसीपी बनाई थी और ये पीसीपी है, ठीक है, कहने के लोग कंडक्टिंग डक्ट, तो इसके अंदर दोबारा से क्या है, रीऑब्जर्वेशन होता है, यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड और साल्ट का क्या होता है, पुनः अब्सॉर्प्शन हो जाता है, यानी इसे रीनल ट्यूब के जरिए इसको दोबारा से ऑब्जर्व कर लिया जाता है। लेकिन इसमें यूरिया का ऑब्जर्वेशन है वो नहीं हो पाता है, ठीक है, यानी जो यूरिन है, जो यूरिया है उसका ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है, वो सीधा किसकी तरह जाएगा, जो अपनी कंडक्टिंग डक्ट है, जो संग्रहण में लिखा है उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो द walls of the renal tuber is made of tubule epithelium, यानी ये कुछ एपिथेलियम में जो वाल्स होते हैं, इसकी जो वाल्स है वो एपिथेलियम, ट्यूबुल एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। वो क्या काम करेंगे, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और साल्ट क्या कर लेते हैं, रीऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो था रीऑब्जर्वेशन और सेक्रेशन, यानी इसका जो स्राव होगा, अब आगे जो सेक्रेशन होगा, यानी उसमें से यूरिया है वो दोबारा से रीऑब्जर्वेशन नहीं होगा, और वो यूरिया सीधा किसमें चला जाएगा, कंडक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। और ये कंडक्टिंग डक्ट आगे किससे जुड़ी हुई होती है, ये आगे जो यूरिनरी जो ब्लड है उससे जुड़ी हुई होती है, ठीक है, यूरेटर से आगे जुड़ी रहती है, तो उसके जरिए फिर हमें ये जो यूरिया अपनी बॉडी के अंदर बना है उसका हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये था यूरिन फॉर्मेशन। अगले भाग में हम पढ़ेंगे ब्लड। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये आपका पूरा हुआ। अब देखो ब्लड, देखो ब्लड,
यानी रक्त ब्लड देखो, तो ब्लड ये आपको पता है कि ब्लड है इट इज एक कनेक्टिव टिश्यू, यानी ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयुक्त ऊतक है। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यानी ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी एक संयोजी ऊतक है। ब्लड आपको पता है कि पूरी बॉडी के अंदर क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, O2 एंड CO2 को एक्सचेंज करते हैं। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखो एक संयोजी ऊतक है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। यानी ह्यूमन बॉडी एंड एटमॉस्फेयर के अंदर जो O2 एंड CO2 का जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है। अब देखो इसका पीएच होता है, एक पीएच स्केल होती है, या पता है कि पीएच स्केल है वो एसिड एंड बेस का पता लगाने के लिए होती है। तो पीएच स्केल में जो ब्लड की जो पीएच स्केल होती है वो कितनी होती है, 7.4 होती है। तो ब्लड ये मोस्ट है कि ब्लड की जो पीएच है वो कितनी होती है, 7.4। तो ब्लड पीएच कितनी होती है, 7.4, ठीक है। ब्लड की जो पीएच है वो 7.4 होती है, ठीक है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।